नेपाल के पोखरा में रविवार को हुए प्लेन क्रैश में 5 भारतीयों की मौत हुई है। इनमें 4 यूपी के गाजीपुर जिले के कासिमाबाद के रहने वाले थे, वहीं एक अन्य बिहार का था। विमान में 4 क्रू मेंबर्स समेत 72 लोग शामिल थे। वहीं 70 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। गाजीपुर के जिन 4 युवकों की हादसे में मौत हुई है, वह चारों बचपन से दोस्त थे। एक साथ 3 दिन पहले नेपाल घूमने गए थे। इनमें से एक युवक का नाम सोनू जायसवाल है और प्लेन क्रैश होने के चंद सेकंड पहले सोनू विमान के अंदर का सीन फेसबुक पर लाइव कर रहा था। वीडियो में दिख रहा है कि प्लेन में सब खुश है, मुस्कुरा रहे हैं। सोनू पहले खुद को और बाद में विमान में बैठे बाकी यात्रियों को दिखाते हैं। तब तक सब कुछ ठीक था। अचानक से आवाज आने लगती है और चीख पुकार मच जाती है और फिर सिर्फ आग का गुब्बारा नजर आता है। यानी तब हादसा हो चुका था। अब तक 70 शव बरामद हो चुके हैं और 2 लोग बुरी तरह जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 लापता बताए जा रहे हैं। वहीं इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं वीआईपी न्यूज चैनल हेड अजय सिसोदिया के पास, जिन्होंने वरिष्ठ पायलट कैप्टन अनंत सेठी से खास चर्चा की। नमस्कार, मैं हूं अजय सिसोदिया और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। और नेपाल विमान हादसे को लेकर आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व चीफ पायलट एंड डायरेक्टर एविएशन ऑफ मध्य प्रदेश शासन कैप्टन अनंत सेठी। सेठी साहब को 10,000 घंटे से भी ज़्यादा उड़ान घंटों का अनुभव है। तो सेठी साहब, आपका वीआईपी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा यह है कि जब भी कोई विमान हादसा होता है तो हम अक्सर ये बात होती है कि ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो कुछ जानकारी आएगी, बट ये दूर दराज के इलाकों के लिए तो ठीक है। ये प्लेन क्रैश तो रनवे के ऊपर ही हुआ है, 10 सेकंड पहले लैंडिंग के हुआ है, तो फिर भी घटना के सही कारण सामने नहीं आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपके प्रश्न के 2 पक्ष हैं। एक ये घटना विशेष और एक सामान्य तौर पे जो विमान दुर्घटनाएं होती हैं उन समय में किस प्रकार से उसके कारणों का जानकारी मिले और उसका आगे परिणाम इस प्रकार से परिमार्जित किया जा सके ताकि इनका दोहराव ना हो। जैसा आपने कहा कि पोखरा में हुई विमान दुर्घटना का प्रारंभिक जो चित्र सामने आ रहा है वह लगभग रनवे के आसपास ही है और अपुष्ट खबरों के हिसाब से विमान के सीधे इंजन के पास आग लगने के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे देखे जा रहे हैं जी। हालांकि टेक्नोलॉजी के इस दौर में इस प्रकार के वीडियो को पुष्ट मानना कहाँ तक सही है ये मैं नहीं जानता, परंतु यदि वह सच है, यह वीडियो में जो दिखाया गया है, तो उसका कारण सीधे इंजन में आग लगना। और एक और वीडियो में जहाँ पे एक यात्री फेसबुक लाइव कर रहा था उसमें भी यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि केबिन में आग लगती हुई दिख रही है। यदि इन 2 को हम आपस में जोड़ें तो इस बात को काफ़ी सटीक रूप से कहा जा सकता है कि विमान दुर्घटना का कारण नेपाल में पोखरा में लगभग सीधे हाथ के इंजन में आग लगने की वजह से हुआ। अभी जो आग लगने की वजह आपने बताई है तो 2 कारण और आए थे। एक पहला कारण ये था कि एंड टाइम पे रनवे नंबर चेंज किया गया। एक ही रनवे के 2 साइड होते हैं तो दूसरा रनवे नंबर चेंज किया गया। क्या ये लिबर्टी पायलट को होती है? मेरा पहला सवाल। दूसरा कारण ये भी आया कि वो अपने जूनियर पायलट को कुछ सिखा रहे थे, को पायलट को कुछ सिखा रहे थे। तो क्या चलते हुए जहाज में इतने यात्रियों के साथ भी सिखाया जा सकता है को पायलट को? जहाँ तक पहले प्रश्न का सवाल है, यह तय करना कि रनवे कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, ये प्रेरोगेटिव या ये दायित्व पायलट इन कमांड का होता है, ये बात सच है। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का उत्तर है, अभी यह कहना प्रामाणिक तौर पे कि वो दूसरे पायलट को फ्लाइंग दे रहे थे या वो जहाज़ उड़ा रहे थे, मेरे ख्याल से जल्दी होगा। क्या सर चलते हुए जहाज में ऐसी सिचुएशन आती है कि कई बार आप अपने को पायलट को सिखाने के लिए कुछ बोल्ड स्टेप लेते हैं? पायलट इन कमांड द्वारा को पायलट को जहाज़ उड़ाने का अवसर देना एक सतत प्रक्रिया है। यद्यपि ऐसे पायलट इन कमांड के पास अतिरिक्त योग्यता होती है, जैसे चेक पायलट, इंस्ट्रक्टर या एग्जामिनर, क्योंकि यदि ऐसा न किया जाए तो को पायलट को आगे अपने करियर में बढ़ने के लिए किस प्रकार अवसर मिलेगा,
तो यह एक प्रक्रिया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यह काम या यह प्रशिक्षण देने के लिए वो पायलट पूर्णतः प्रशिक्षित होते हैं और इस दायित्व के लिए एयरलाइन द्वारा नामांकित भी किए जाते हैं। तो ये जो कार्य है ये स्वाभाविक है, ऐसा कैप्टन अनंत सेठी जी का कहना है कि जब तक आप को पायलट को सिखाएंगे नहीं तो वो अपने करियर में कैसे और परिमार्जित होंगे और रिफाइन होंगे। सर अगला सवाल, क्या पैसेंजर के हाथ में कुछ है? क्योंकि यति एयरलाइंस का ये विमान क्रैश हुआ है, नेपाल में विमान क्रैश की घटनाएं अमूमन होती रहती हैं, एक पैसेंजर के पास क्या कोई ऑप्शन होता है एयरलाइंस पिक करते समय? यहाँ यह बात बिल्कुल सही कहा आपने कि नेपाल का जो एविएशन सिनेरियो है, अगर पिछले 20 वर्षों में या पिछले 30 वर्षों का इतिहास देखें तो यह स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है कि वहाँ अपेक्षाकृत विमान दुर्घटनाएं कहीं ज़्यादा हुई हैं। और उसके कारण यद्यपि अनेक हैं, परंतु कहीं ना कहीं यह दायित्व जो नियामक संस्था है उसके ऊपर निश्चित तौर पे आता है, क्योंकि जहाज के सारे चरणों को, सारे डायमेंशंस को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी उस नियामक संस्था की होती है। तो वहाँ की सरकार इस बारे में ज़रूर कोई ठोस कदम उठाएगी, क्योंकि यह घटना नेपाल के एविएशन इतिहास में भीषणतम घटना है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जनहानि हुई है। और जहाँ तक बात है कि यात्री क्या कर सकते हैं, तो यात्री के पास भगवान का नाम तो ले सकते हैं। नहीं, यात्री यह सोच सकते हैं कि जिन लोगों को इस काम का दायित्व दिया गया है वो उसको भली भांति और अपनी पूरे पेशेवर अंदाज में उसे पूरा करें। सर इस विमान दुर्घटना में एक विचित्र फैक्ट भी सामने आया है कि जो को पायलट हैं जिनकी इसमें मृत्यु हुई है, उनके पति भी एज अ पायलट, उनका निधन प्लेन क्रैश में ही हुआ था। एक पायलट का परिवार क्या सोचता है जब उनके परिवार का कोई सदस्य फ्लाइंग पर होता है? यहाँ भी आपके प्रश्न के दो पक्ष हैं। एक तो देखने से आप ये बोल सकते हैं कि ये बहुत हाई रिस्क जॉब है, परंतु उसका दूसरा पक्ष ये है कि ये वन ऑफ द सेफेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अगर आप देखें कि पूरी दुनिया में इस समय कितने विमान उड़ रहे हैं और उनकी अनुपात में यदि दुर्घटना देखी जाए तो वो लगभग नगण्य है। रही बात पायलट्स के परिवार का, इसके बारे में सोचना, तो मेरा ख्याल है कि उनके परिवार कहीं ना कहीं इस बात के लिए तैयार रहते हैं, यह कहना सच होगा। बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ। इसको वैसे ही मान ले जैसे कि सैनिक बॉर्डर पे उनका परिवार तैयार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यद्यपि सैनिक देश के लिए रक्षा के लिए सदैव ये जान के उस सीमा पे अपना सीना खोल के खड़ा होता है, और यहाँ आप ये प्रयास करते हो कि यद्यपि इसके अंदर अलग अलग वेरिएशन हैं पर हर फ्लाइट सेफ हो, यात्री अपने गंतव्य पे सुरक्षित तरीके से पहुँचें। और ये आप जानते हैं कि पायलट्स में एक दूसरे को अभिवादन का तरीका भी हैप्पी लैंडिंग्स कहने का ही है, जो अंततः इस बात को परिलक्षित भी करता है। तो पायलट्स में चलता है हैप्पी लैंडिंग, हैप्पी टेक ऑफ नहीं चलता है, जो कि इस बात को परिलक्षित करता है कि एक अच्छी फ्लाइंग के लिए शुभकामना दी जाए। जब आप लैंड होते हो तब उसको एक अच्छी फ्लाइंग माना जाता है। सर अभी आपने नियामक संस्था की बात करी। नेपाल चलिए ठीक है, डेवलपिंग भी नहीं है, थोड़ा वीक कंट्री है इकोनॉमिकली, एविएशन सेक्टर भी वैसे ही है। भारत की डीजीसीए तो बहुत स्ट्रांग है, नियामक संस्था है यहाँ की। अभी हाल ही में हमने देखा धार डिस्ट्रिक्ट में सीएम का हेलीकॉप्टर जो है उसमें कुछ टेक्निकल खराबी आई। पहले ग्वालियर में भी एक हादसा हो चुका है। तो जब हम इतना डेवलप नेशन है, हमारा डीजीसीए इतना स्ट्रांग है, यहाँ पे क्यों ये बार बार हो रहा है? भारत शासन का नियामक संस्था की कार्यप्रणाली निश्चित तौर पे बेहद सुरक्षित और पेशेवर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो दो घटनाओं का स्पेसिफिकली बारे में जिसके बारे में कहा, एविएशन के 2 या 3 पक्ष हैं। एक एयरलाइन इंडस्ट्री है जो व्यवसायिक उड़ानें करती हैं, दूसरा नॉन शेड्यूल्ड है जहाँ पर किराए पे विमान दिए जाते हैं, तीसरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है। और दुर्घटनाओं का इतिहास हमें ये बताता है
कि नॉन शेड्यूल सेक्टर के अंदर अपेक्षाकृत दुर्घटनाएं या घटनाएं एयरलाइन सेक्टर की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होती हैं। उसके कारण नामक संस्था को पता है और उसके ऊपर निरंतर वो कार्य भी कर रहे हैं और प्रयास इस बात का है कि यह जो फ़र्क है पेशेवर एयरलाइन और नॉन शेड्यूल सेक्टर में वो निरंतर कम होता जाए, बल्कि न केवल कम हो, यह तो ज़ीरो टॉलरेंस वाला सेक्टर है, तो इसमें कोई भी गुंजाइश न बने। मध्य प्रदेश शासन में सर लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, आपके वीआईपी फ्लाई कर रहे हैं, आप खुद वहाँ पे चीफ पायलट रहे हैं, यहाँ पे क्यों सर? मतलब हम देख रहे हैं कि हर 2-3 साल में एक घटना घट जाती है। यदि डीजीसी उससे कुछ सीख रहा है या नो टॉलरेंस पे काम कर रहा है तो ये घटनाएं रिपीट नहीं होनी चाहिए। दुर्घटना होने के बाद या घटना होने के बाद उनके कारणों का पता लगाकर निरंतर उस पर सुधार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और जो लोग उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं जी, उनको भी इसमें उनके स्तर पर सतत रूप से और सजग रहने का और पेशेवर बात यहाँ केवल इस बात को रेखांकित करना बहुत आवश्यक है कि एविएशन में जब तक आप अपना काम पूर्णतः पेशेवर तरीके से न करेंगे तो थोड़ी बहुत गुंजाइश छूट जाती है। तो इसका मतलब यह है कि गुंजाइश नहीं देनी है तो आपको अपना काम पेशेवर तरीके से ही करना पड़ेगा और यह है उस व्यक्ति विशेष की जिसे ये काम दिया गया है, उसे अपनी पूरी जिम्मेदारी और पेशेवर तरीके से निभाए। सर जब भी कोई विमान दुर्घटना होती है तो अक्सर ये सवाल उठता है कि गलती पायलट की थी, मौसम की थी, टेक्निकल कुछ खराबी थी जो पायलट के कंट्रोल में भी नहीं थी। अमूमन मैं आपसे एक साधारण सवाल पूछ रहा हूँ, आम जनमानस की तरफ से ज़्यादातर गलतियाँ किस तरफ से होती हैं? मतलब कौन व्यक्ति है जो उसको मैक्सिमम रिफाइन कर सकता है? यदि आप दुर्घटनाओं का आकलन करेंगे तो लगभग 80% के आसपास विमान दुर्घटनाएं ह्यूमन एरर की वजह से होती हैं। यहाँ ह्यूमन एरर के अंदर पायलट्स भी शामिल हैं। यहाँ ह्यूमन एरर में कई दफ़े जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसके द्वारा दी गई जानकारी भी शामिल है और 20% कारण जो है वो विमान या विमान में उत्पन्न हुई खराबी या मौसम या कई अन्य दीगर कारण हैं। ये आपका आकलन सही है। 80% जो घटना है वो ह्यूमन एरर है, ये बात सही है। और मशीन जो है वो ज़्यादा सेफ है। मशीन इज़ एज सेफ एज द पर्सन बिहाइंड। जो व्यक्ति उस मशीन के पीछे है मशीन उतनी ही अच्छी है। बात जो अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि आप चूँकि एक पेशेवर काम कर रहे हैं तो जितने पेशेवर तरीके से आप मशीन को हैंडल करेंगे मशीन ये फ़र्क नहीं समझती कि उसको एक नौसिखिया इस्तेमाल कर रहा है या उसको एक दक्ष व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है। परिणाम स्पष्ट है। भविष्य में सर आपके हिसाब से वो क्या सुझाव होंगे एज अ पायलट, एज अ सीनियर पायलट, कि इस तरह की घटनाएं जो हैं उसको मिनिमाइज किया जाए? वही जो मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि जो व्यक्ति भी इस पेशे में आए, और मेरा तो स्पष्ट मानना है कि फ्लाइंग में, एविएशन में, स्पेशली पायलट के जो पेशा है उसको अपनाने वाले लोग, हवा में उड़ने की जो ललक है वह किसी भी व्यक्ति को फ्लाइंग के लिए आकर्षित करती है या उसकी तरफ पूरे मनोयोग से वो प्रयास करता है। तो जो लोग भी इस पेशे को चुनें वो पूर्णतः पेशेवर रहें, शेष चीज़ें अपने आप फॉलो करेंगे। सर आपने बोला कि हवा में उड़ने की जो ललक है वो व्यक्ति को आकर्षित करती है। कुछ लोग सिर्फ करियर बनाने के लिए भी इस सेक्टर में आते हैं। हो सकता है उतने पैशनेट ना हो फ्लाइंग के लिए, बट उनको एक ये सेफ और हाई पेड करियर भी दिखता है। क्या इस फैक्ट को नकारा जा सकता है? इस फैक्ट को नहीं नकारा जा सकता, लेकिन मेरा तो पूर्णतः विश्वास है कि जो व्यक्ति हवा में उड़ने के लिए लालायित नहीं है उसको इस पेशे में पैसे के लिए या अन्य आकर्षणों के लिए कभी भी नहीं आना चाहिए, वरना परिणाम कई दफ़ा वो नहीं है जो हम चाहते हैं या देखना चाहते हैं। परिणाम प्रतिकूल हो सकता है। जी हाँ। सर अब लास्ट सवाल जाते जाते, हालांकि हमने आपसे दुर्घटना पे बात करने के लिए आपको इस चर्चा में आमंत्रित किया था, लेकिन फिर भी एज अ सीनियर पायलट जो लोग फ्लाइंग करियर को अपना परस्यू कर रहे हैं या वो बच्चे जो 11th-12th में हैं उनके लिए आप कुछ टिप्स ऐसा देते जाएं जिससे उनको उनका करियर बनाने में मदद मिले।
फ्लाइंग में आने के लिए सबसे पहले पढ़ाई अब जिस स्तर तक चाहिए, एजुकेशन रिक्वायरमेंट, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए हमारे देश में 12वीं है, तो उसको बड़ी भांति पढ़ें। उसके बाद लाइसेंस लेने के लिए जो भी विषय नियामक संस्था द्वारा निर्धारित है उनको पूरे मनोयोग से पढ़ें, और वैसे पढ़ें कि इनको हमें अपने पेशेवर जीवन में हर दिन हर समय किसी भी समय इस्तेमाल करना पड़ सकता है। यह वैसा नहीं है जैसा आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ें और उसको उपयोग में न लाएं, परंतु यहाँ की गई पढ़ाई का हर अक्षर, हर बात आपको जीवन में, आपके फ्लाइंग करियर में कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे काम पे आएगी। तो यही मेरी आप लोगों को सुझाव है कि फ्लाइंग में आएँ, पेशेवर तरीके से आएँ और पढ़ाई अच्छी तरीके से करें, ताकि जो सपना आपने अपने जीवन में एविएशन में देखा है उसको पूरे रंगों से रंग सके। तो जो सपना आपने अपने जीवन में देखा है उनको आप पूरे रंग से रंग सके। ये थे हमारे साथ बेहद वरिष्ठ अनुभवी पायलट कैप्टन अनंत सेठी, जिनका ये मानना है कि नेपाल दुर्घटना के जो विजुअल्स आए अभी तक उससे साफ जाहिर होता है कि जहाज में आग लगी थी। इनका ये भी मानना है कि यदि प्रोफेशनलिज्म होगा, ये वो करियर नहीं है जो किसी को ग्रांटेड लेता हो, यदि प्रोफेशनलिज्म होगा तो ऐसी घटनाओं को न्यूनतम किया जा सकता है। इस विशेष कार्यक्रम में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं VIP न्यूज़, आपकी आवाज़।